दोस्तों नमस्कार। मैं गुरुराज आप सभी का निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है ये इकोनॉमी की सीरीज है और इकोनॉमी में हम यूनिट 2 पर हैं जिसमें हम मनी एंड बैंकिंग का एरिया कवर कर रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग में अब तक हमने 5 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड इन 5 सेशंस में काफी इंपॉर्टेंट एरियाज एंड बैंकिंग के फंडामेंटल्स आपने समझे हैं। यूनिट 2 की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी में हम लोग किस तरह से प्लान करके आगे चल रहे हैं। बेसिकली हम पूरी इकोनॉमी को 7 यूनिट्स में पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमारा यूनिट 2 बेसिकली प्रीलिम्स में 8 एंड मेंस में 15 मार्क्स का वेट रखता है। ये हमने लास्ट 10 ईयर के एवरेज के आधार पे आपको बताया। तो आज के लेक्चर 6 में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले इसमें तो हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है। हम इसमें सबसे पहले समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है। ठीक है, कौन लेके आता है मॉनेटरी, तो कौन लेकर आता है, इसका स्टेचुरी बेसिस क्या है, स्टेचुरी बेसिस क्या है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी किसी लॉ या कानून या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आता है, किस प्रकार से आता है, इसके मेन मेन टूल्स क्या हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमें करना है। तो इसके अनुसंधान में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएस। ये एमएसएस बेसिकली स्टरलाइजेशन से रिलेटेड है, स्टरलाइजेशन से रिलेटेड है। यस, ये यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल, आरबीआई एक्ट 1934, क्वांटिटेटिव ईजिंग के क्या इम्पैक्ट हैं, क्या उसके अप्लाइड पार्ट हैं, किस प्रकार से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है प्री में अप्लाइड पार्ट को लेके या मेंस में किस तरह से चीजें रिलेटेड हैं, कैसे ये चीजें इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई हैं, मुद्रास्फीति किस प्रकार से इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है और वो किस प्रकार से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से यूपीएससी के लिए इस एरिया से क्वेश्चन पूछना अपने आप में एक बाध्यता हो जाती है। ठीक है, तो आज हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी चीज क्या है, इसकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री की, कौन है मॉनेटरी अथॉरिटी, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। मॉनेटरी अथॉरिटी भारत में कौन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये है आरबीआई। आरबीआई भारत में मॉनेटरी अथॉरिटी है। मतलब ये कि मनी से संबंधित जो भी फाइनल डिसीजन होते हैं उनमें सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। वो चीजें डिसाइड कैसे की जा सकती हैं, इसमें इनमें से कुछ चीजें आरबीआई के कंप्लीटली ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, कुछ में गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से एडवाइजरी रोल प्ले करता है और कुछ में गवर्नमेंट डिसाइसिव रोल प्ले करता है। लेकिन आरबीआई अपने लगभग समस्त कार्यों के लिए भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है। कैसे, ये हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में आरबीआई मुद्रा के निर्माण, हमने पीछे समझा कि मनी का क्रिएशन कैसे होता है। अब अगर आपने पीछे का सेशन नहीं देखा है तो आपके लिए ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि मनी का क्रिएशन कैसे होता है, ये हमने पीछे के सेशन में समझा। फिर इसके अलावा मुद्रा की आपूर्ति, कैसे मनी सप्लाई डिसाइड होनी है और उसका नियंत्रण कैसे करना है, ये आरबीआई द्वारा आगे जो किया जाता है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, समय के साथ मौद्रिक नीति के उद्देश्यों, तो हमारे पास मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है ये हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उद्देश्य, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उद्देश्य में सबसे पहले तो ये है कि आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग कहने का अर्थ यह है कि सस्ती मौद्रिक नीति पॉलिसी, सस्ती मौद्रिक नीति
इसी को दूसरी भाषा में डोविस मनी पॉलिसी कहते हैं, ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग और दूसरा है टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी पॉलिसी, इसी को डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। डियर मनी का मतलब, टाइट मनी का मतलब महंगी मुद्रा नीति, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का क्या अपने आप में इंपैक्ट होता है, हम एक एक इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिटेटिव ईजिंग, यहीं पे समझ लेते हैं फिर आते हैं इस पे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग जब भी आरबीआई करता है तो आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग के माध्यम से मनी का फ्लो टुवर्ड्स बैंक करता है, बैंक की ओर, ठीक है। जब भी ईजिंग कहा जाए तो इसका मतलब मनी की सप्लाई आरबीआई से बैंक की ओर होगा। और जब भी टाइट मनी पॉलिसी कही जाए, यहाँ पे अगर हम साथ में समझ लें, टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी में क्या होगा, जो मनी की सप्लाई होगी वो बैंक की ओर से आरबीआई की ओर होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इजी मनी पॉलिसी के तहत आरबीआई मनी की सप्लाई को बढ़ाना चाहता है, जिसके बाद जो पैसा है वो बैंकों के पास जाएगा और बैंकों के पास से इंडिविजुअल के पास आएगा, ठीक है। बैंकों के पास से ये इंडिविजुअल, हमारे आपके जैसे जो इंडिविजुअल होते हैं उनके पास आएगा, बिजनेस के पास जाएगा। तो जो मनी का सप्लाई है वो बढ़ जाने से, जिसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, लोगों के हाथ में ज्यादा मुद्रा होगी, ज्यादा पैसा होगा, लोग उसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिव प्रमोट होगी। अब हमने ये फाउंडेशन समझ लिया, इसका ठीक उल्टा यहाँ पे होगा। जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, पैसा लोगों के हाथ से आरबीआई की ओर आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिव स्लो पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, ठीक है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होती है तो इन्फ्लेशन के खतरे ज्यादा होते हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है तो आरबीआई ये पॉलिसी उठाती तभी है जब उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो हमने एक हल्का सा जो मैपिंग है, इमेजिंग है, वो कर लिया है। अब हम इस चीज को आज की क्लास के माध्यम से डिटेल में समझेंगे, क्या क्या टूल्स हैं इनके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान से इसको देखना है। समय के साथ मौद्रिक नीति का उद्देश्य है मूल्य की स्थिरता। अब देखिए, अगर अचानक बाजार में वस्तुओं के भाव इकट्ठा बढ़ जाते हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं, तो आरबीआई के पास कुछ उपकरण होते हैं जिनके आधार पर या तो आरबीआई चाहे तो उनके प्राइसेस को और महंगा कर दे या और सस्ता कर दे। ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर मार्केट में किसी समय में कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं, हम समझते हैं कि वो वस्तु है टीवी, ठीक है। मार्केट में टीवी एक वस्तु है, केवल एक वस्तु टीवी है, और कुछ लोग, पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री, इनके पास पैसा है, मान लेते हैं इनके पास 10K है, इनके पास 10,000 है, ठीक है, और इनके पास भी 10,000 है। मार्केट में कितनी टीवी है, 3। तो ये लोग 10,000 दे के इस टीवी को खरीद सकते हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आरबीआई ऐसे टाइम में मनी की सप्लाई बढ़ा दे तो इन सभी के पास, किसी के पास 1K प्लस हो जाएगा, किसी के पास 2K प्लस हो जाएगा, 2K मतलब 2,000, किसी के पास 5K प्लस हो सकता है, 5,000 अतिरिक्त। तो इस, और टीवी इतने ही है, तो क्या ये लोग ज्यादा मुद्रा के आधार पर टीवी की प्राइस बढ़ा सकते हैं क्या? और अगर हाँ, तो ऐसी कंडीशन में ये टीवी महंगी हो जाएगी। मतलब ये कि कुल उत्पादन तो नहीं बढ़ा, लेकिन उनके जो कीमतें हैं वो अचानक बढ़ गई हैं। तो ये जो कीमत बढ़ जाती है, उसके पीछे कारण क्या था, तर्क क्या था, इसको हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग में। क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी ये प्राइसेस बढ़ चुके हैं, आरबीआई जो है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो आरबीआई ये कोशिश करेगा कि कैसे भी इस सिस्टम से मनी को खींच लिया जाए आरबीआई की ओर, ठीक है। अगर ये मनी आरबीआई की ओर आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में लोगों के पास एक संतुलित अवस्था में धन रहेगा, जिसमें टीवी के सही प्राइस
मार्केट में मेंटेन रहेंगे, जिसकी वजह से गरीब और अमीर के लिए टीवी की खरीद में किसी अन्य प्रकार की बाध्यता नहीं आएगी जो कि जेब खर्च के नाम पर आती है। जब भी टीवी अचानक महंगी हो जाती है तो वो महंगाई का ज्यादा असर गरीबों पे पड़ता है। जब कोई भी वस्तु मार्केट में, हम इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं कि बास्केट ऑफ गुड्स, जिसमें कंज्यूमर आइटम्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, दिन प्रतिदिन खर्च की जाने वाली वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमतें अगर अचानक बढ़ जाती हैं तो उनका असर सबसे पहले किस पे पड़ता है? गरीबों पे। क्यों? क्योंकि गरीब एक एक रुपए के लिए अपनी अकाउंटिंग ज्यादा शार्पली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव नहीं होते हैं। अमीरों के पास इन चीजों के ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्राइसेस बढ़ने पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आरबीआई का रोल इंपॉर्टेंट होता है। आरबीआई टाइट मनी पॉलिसी अपनाकर, या आप इसे कह सकते हैं महंगी मुद्रा नीति, महंगी मुद्रा नीति अपनाकर आरबीआई मार्केट के पैसे को खींच लेगा, सोख लेगा, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। आपने स्पंज देखा है ना, पानी में रखते हैं तो पानी को खींच लेता है, उसी तरह आरबीआई मार्केट से पैसा खींच लेते हैं। ऐसी कंडीशन पे मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाते हैं, और जैसे मनी की सप्लाई कम हो जाते हैं ये प्राइसेस फिर से रैशनलाइज हो जाते हैं। मतलब कहने का ये जो अतिरिक्त बीच में डिमांड आई थी ये घट जाती है, ठीक है, ये खत्म, और टीवी के रैशनलाइज प्राइस हो जाते हैं। ये हमने समझा कि आरबीआई कैसे इस माध्यम से मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करती है। उसी प्रकार आर्थिक विकास में योगदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है या आरबीआई को पता है कि इस समय प्रोडक्शन पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्शन स्केल बढ़ा हुआ है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का इत्यादि। तो ऐसे टाइम में आरबीआई मनी की सप्लाई और बढ़ा सकती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे, लोग उन वस्तुओं को खरीद सकें और इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रमोशन हो सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, डेवलपमेंट, वो सारी चीजें आएंगी। वित्तीय स्थिरता, देखो स्थिरता कहने का मतलब ये है कि अगर अचानक मूल्य घट जाए या अचानक मूल्य बढ़ जाए किन्हीं दूसरे फोर्सेस के कारण, जैसे मान लीजिए कि कोई बाहरी फैक्टर है, तेल की कीमतें बढ़ गई, ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई या घट गई, तो ऐसी स्थिति में चीजों के प्राइसेस अचानक ना बढ़े तो आरबीआई की जिम्मेदारी ये होती है कि वो इस माध्यम से वित्तीय स्थिरता ला सकती है। किस माध्यम से? मनी की सप्लाई को शॉर्ट टर्म के लिए घटाकर या बढ़ाकर, ठीक है। इसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करता है, जिसमें वो अपने कुछ टारगेट्स पब्लिक के सामने लेके आता है। ये टारगेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि इन्फ्लेशन का बैंड क्या है, मतलब ये कि आरबीआई आने वाले वर्ष में कितना इन्फ्लेशन मेंटेन रखेगी। तो ये इन्फ्लेशन डिसाइड कौन करता है? देखो, जब भी ये कहा जाए कि इन्फ्लेशन टारगेट कौन करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ये प्री में बहुत फंसने वाला पॉइंट है, और यूपीएससी में और दूसरे एग्जाम्स में जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट एग्जाम इत्यादि में, क्योंकि ये पॉइंट बहुत फंसता है। कौन सा पॉइंट? कि मॉनेटरी पॉलिसी का, सॉरी, इन्फ्लेशन की टारगेटिंग कौन करता है? तो टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इंप्लीमेंट कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंप्लीमेंट करता है। वो उस समय ये डिसाइड करके कि हाँ इतना इन्फ्लेशन लेके चलना है, इतना रेपो पॉलिसी रेट लेके चलना है, उसे एक्चुअल में फुली इंप्लीमेंट कौन करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है पॉलिसी को? तो आरबीआई करता है। ये ध्यान रखना है कि मतलब पॉलिसी रेट कौन डिटरमाइन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है हमारे पास, जिसको हम एमपीसी कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी रेट डिसाइड करता है, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। और इसे एग्जीक्यूट कौन करता है, कौन करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है। ये आरबीआई का लोगो है, ये आपके सामने है ना। फरवरी 2015 में भारत सरकार और आरबीआई के बीच में एक मौद्रिक नीति ढांचा, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें मौद्रिक नीति ढांचे के समझौते के अनुसार निम्नलिखित बिंदु थे। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वो ये था कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता, मतलब ये कि जो प्राइस में है वो फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से ना हो, ऑल ऑफ द सडन प्राइस एकदम नीचे न चले जाए, प्राइस एकदम ऊपर न चले जाए। आप में से बहुत सारे लोग ये बात करते हैं किस चीज के हम प्राइस की बात कर रहे हैं। साथियों, इसे किसी एक वस्तु के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में एक वाइडर स्टेटमेंट होता है
ये इकोनॉमी को टोटलिटी में इंपैक्ट करता है, ठीक है, ये इकोनॉमी को टोटलिटी में इंपैक्ट करता है। तो इसलिए हम इसमें इसको बास्केट ऑफ गुड्स के आधार पर देख सकते हैं कि जो एक हाउस होल्ड का मंथली एक्सपेंडिचर है। अब कभी आप अपने मम्मी या डैडी से पूछिए कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, तो दिल्ली में एक एवरेज हाउस होल्ड का 50,000 रुपए मंथली एक्सपेंडिचर मान लीजिए किसी महीने है, जैसे जुलाई 2022, ठीक है। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने इजी मनी पॉलिसी फॉलो कर ली, एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, और इस दौरान चीजों की इजी मनी पॉलिसी का मतलब पैसे की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाना। तो अगर इजी मनी पॉलिसी के आधार पर पैसे की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, मुद्रा की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, तो वस्तुओं के प्राइस बढ़ेंगे। टीवी वाले उदाहरण से याद करिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपका फैमिली एक्सपेंडिचर 55,000 मंथली पहुंच जाए। तब जब ये ईजिंग हो गई, मान लेते हैं 3 महीने बाद, अक्टूबर में, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक चीज की प्राइस बढ़ जाती है, बट जनरली ओवरऑल चीजों की प्राइस तो बढ़ते हैं। एक दो वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई रूल के कारण भी हो सकती है, प्रोडक्शन में कम या ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण भी हो सकता है ना। बट बास्केट ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, जो एक टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर होता है, जो किसी इकोनॉमी को वाइड स्केल पे इंपैक्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन पे हम ये देखते हैं कि बास्केट ऑफ गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि किस प्रकार से विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना आरबीआई का एक महत्वपूर्ण एम होता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में। दूसरा, आप में से कौन कौन लोग हैं जो इनको पहचानते हैं? डीमोनेटाइजेशन के टाइम में ये भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ज्यादातर नोटों में आज भी इन्हीं के सिग्नेचर हैं। इनको उर्जित भाई पटेल कहते हैं, ठीक है। तो इनका फोटो आपके सामने इसलिए है कि आप इनको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए कि उर्जित पटेल कौन है, ठीक है। नोट देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब हम डिमोनेटाइजेशन से पीछे चलते हैं, मतलब 2016 से पीछे चलते हैं, जबकि उर्जित पटेल डिप्टी गवर्नर थे, रघुराम राजन भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। उस समय क्या था कि एक कमिटी बनाई गई थी जिसे उर्जित पटेल कमेटी कहते हैं, और इनको यह लक्ष्य दिया गया था कि आप इन्फ्लेशन के लिए एक बैंड डिसाइड कीजिए कि इन्फ्लेशन भारत कितना मेंटेन रख सकता है। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम और इस सिद्धांत को डिटेल से समझें कि क्यों इन्फ्लेशन का होना जरूरी है, क्यों हम इन्फ्लेशन 0% नहीं रख सकते, या इन्फ्लेशन को माइनस में क्यों नहीं रख सकते, कुछ हद तक इन्फ्लेशन होना इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छा है। ये सारी चीजें हम मुद्रास्फीति के सिद्धांतों में इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, बस 2-3 चैप्टर के बाद इन्फ्लेशन वाला सारी चीजें डिटेल में आ जाएंगी, है ना, हम पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन का होना क्यों जरूरी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन्फ्लेशन 4% होना चाहिए, और साधारण परिस्थितियों में अगर ये 2% कम हो जाए या 2% बढ़ जाए, तो मतलब किसी भी हालत में इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में हो जाए, क्योंकि जब ये 4 से 2 कम हो जाएगा तो 2% आ जाएगा, है ना, और जब 4 से 2 बढ़ जाएगा तो ये 6% आ जाएगा, है ना, 6%। मतलब ये कि किसी भी कंडीशन में मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, जिसका बैंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन का होना आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के लिए जरूरी है। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के लक्ष्य। मुद्रास्फीति लक्ष्य आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। यहाँ पे देखिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसके द्वारा होता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए उपरोक्त मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधिसूचित किया था ये, और वर्तमान में ये पॉलिसी आगे बढ़ा दी गई है कि अभी भी इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है वो यही है। हालांकि इन्फ्लेशन इसमें 6.6% चल रहा है, अगर मैं एक दिन पहले की बात करूं तो, ठीक है, बट फिर भी हमारा जो बैंड है वो यही है। आगे, आरबीआई अधिनियम 1934, इसको बोलते हैं आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट ये बार बार आने वाला है। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य को अधिसूचित, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से हर 5 साल में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुद्रास्फीति लक्ष्य का प्रावधान है। मतलब ये कि भारत सरकार मॉनेटरी
पॉलिसी के अंतर्गत इन्फ्लेशन की जो टारगेटिंग है, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो बैंड है वो डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। तो भारत सरकार को ये पावर कहाँ से मिलती है? उसके लिए एक कानून है जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। क्या ये बात आप यूपीएससी प्रीलिम्स में गलत करोगे क्या? या मेंस में लिखते समय कोई गलती करोगे क्या? बहुत ध्यान से देखना कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो लक्ष्य भारत सरकार को मिला है, इसका आधार क्या है? आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। गलती नहीं करना है। ये साल में एक दो बार तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम मॉस्पी कहते हैं, इसकी एक बॉडी है एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्वाइंट। तो सीपीआई संयुक्त एक डेटा होता है जिसके आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये हमने पीछे वाले लेक्चर में कर लिया है। अगर आपने ये देख लिया तो आपको पता होगा कि कंज्यूमर प्राइसेस इस बात पर डिसाइड होते हैं कि हाउस होल्ड रिटेल मार्केट में कितना खर्च करते हैं। उसमें जो प्राइस राइज होता है, उसमें जो कीमतें बढ़ती हैं, उसमें जो मूल्य वृद्धि होती है, उसका इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। उसके आधार पर यह देखा जाता है कि मूल्य कितना बढ़ा है। तो जो मूल्य वृद्धि का हमारा पैरामीटर है वो सीपीआई के आधार पर है। यूपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, इसमें से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, गलती नहीं करेंगे आप लोग। लगातार 3 तिमाहियों के लिए, लगातार 3 तिमाही कहने का मतलब यह है कि एक तिमाही में 3 महीने होते हैं, तो 3 तिमाही में 3 × 3 बराबर 9 महीने हो जाएंगे। लगातार 3 तिमाही में अगर मुद्रास्फीति 6% से अलग है या 2% से कम है, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि भारत का रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्य को अचीव करने में फेल रहा है। मतलब ये कि किसी एक महीने अगर मुद्रा स्फीति 2% से कम या 6% से ज्यादा हो जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के टारगेट को मेंटेन रखने में फेल हुआ। उसके लिए जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 9 महीने। अगर लगातार 9 महीने मुद्रास्फीति का लक्ष्य 2% से कम या 6% से ज्यादा है, तभी हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो रिजर्व बैंक है वो मुद्रास्फीति के लक्ष्य को अचीव करने में फेल हुआ। और फेल हुआ मतलब ये कि कोई न कोई तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, और वो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार को एक लिखित रिपोर्ट देनी होगी। रिजर्व बैंक की ओर से एक लिखित रिपोर्ट भारत सरकार को देनी होगी, जिसमें बताना होगा कि क्यों फेल हुआ, मतलब कारण को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या उपचार अपनाया जाएगा, है ना? अब फेल हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या उपचार है, आगे इस टारगेट को कैसे अचीव करना है ना? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुमानित समयावधि, मतलब ये कि कितने टाइम में वो इन्फ्लेशन टारगेट को फिर से अचीव कर लेगा। तो ये 3 बातें हैं। यूपीएससी प्रीलिम में बहुत संभावना होती है कि ये 3 की 3 बातें आपके सामने एक साथ रख दी जाएं, तब ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा। कि अगर आरबीआई, इस बिंदु को ध्यान से समझ लेते हैं, मैं एक बार दोहराना चाहूंगा। अगर आरबीआई किसी समय मुद्रास्फीति के लक्ष्य को अचीव करने में फेल हो जाता है, तो उसे भारत सरकार को एक लिखित रिपोर्ट देनी होती है। और ये जो जाती है रिपोर्ट, वो किसके पास जाती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास एक लिखित रिपोर्ट जाएगी। इस लिखित रिपोर्ट में जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है वो क्या क्या एक्सप्लेन करेगा? पहला तो कारण, कि क्या कारण था जिसकी वजह से मुद्रास्फीति का लक्ष्य नहीं अचीव हो सका। दूसरा, उपाय, कि क्या उपाय हैं उसके पास आने वाले टाइम में मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तीसरा, समयावधि, कितना टाइम वो लेगा मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में, है ना? ये 3 बातें उसे एक्सप्लेन करनी होती है। आरबीआई की ये जो रिपोर्ट है किसके पास जाती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास।
अभी 2 महीने पहले की बात है या 3 महीने हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब पिछला पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तब शशि थरूर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसी कंडीशन पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पता है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो बॉस होता है जनरली वो अपोजिशन पार्टी से होता है। जनरली ऐसा कोई हालांकि रूल नहीं है, पर जनरली ऐसा होता है। ये हमारा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। आपने पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ लिया होगा, पॉलिटी के सर ने आपको बताया होगा। तो उसमें आपको पता होगा कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये लोकसभा की एक कमेटी है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसपे इसका जो चेयरपर्सन होता है जनरली अपोजिशन पार्टी से होता है और ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से आता है। उसमें शशि थरूर उसके चीफ थे। तो जो शशि थरूर हैं उन्होंने शक्तिकांत दास के सामने कई क्वेश्चन रखे थे। इस जरूरी नहीं है कि आरबीआई का गवर्नर स्वयं उन प्रश्नों का उत्तर दे, उसके लिए वो अपने किसी डेप्यूटी को भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये बताने का उद्देश्य बस इतना था कि आरबीआई अगर इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में फेल हो जाता है तो उसकी जवाबदेही का तरीका किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है आपके देश में। ठीक है, मेंस में इस तरह की चीजें लिखने में आपको हेल्प होते हैं और प्रीलिम में निश्चित तौर पे आप अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इन चीजों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत सरकार भारत सरकार ने सितंबर 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति का गठन किया, जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति, जब हम नीति कहेंगे मतलब पॉलिसी रेट की बात हो रही है, पॉलिसी रेट की बात हो रही है। ठीक है, जिसे आप दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट कौन डिसाइड कर सकता है, कौन डिसाइड करता है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, सही है ना? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो मुद्रा स्फीति को सुनिश्चित करने के लिए कि कितना होना चाहिए बैंड में, क्या डिसाइड करती है, पॉलिसी रेट या रेपो रेट। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया। आरबीआई के 3 लोग कौन होते हैं वो हम नीचे देख लेते हैं, हमें पता हो जाता है। एमपीसी का निर्णय बाध्यकारी है, मतलब ये कि रिजर्व बैंक एमपीसी के डिसीजन को बदल नहीं सकता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय होगा वो रिजर्व बैंक के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, एमपीसी के पास केवल रेपो रेट तय करने का अधिकार है। सीआरआर और एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड नहीं करती है। देखो, इकोनॉमी में ये बहुत आसान होता है समझना, ये है, ये है, ये है, और फिर जब क्वेश्चन आता है तो इसके आधार पर आपका क्वेश्चन सही नहीं होता है। आपको ये तो जानना ही है कि क्या है, साथ में ये भी जानना है कि क्या नहीं है, व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट। जब तक आप दोनों बातें नहीं जानते हैं तब तक आप उत्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, कल की इंफॉर्मेशन के आधार पर ये मैंने विकिपीडिया से उठाया है। इसमें ये आप देख सकते हैं, हालांकि अब ये आपके काम का प्रीलिम में नहीं है, मेंस में आपको थोड़ा बहुत इनके नामों की जरूरत पड़ सकती है, किसी का नाम, किसी का पद, उसके कथन को कोट करने के लिए। जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी में होते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंपोजिशन से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें माइकल देवव्रत पात्रा हैं। दूसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये भी आरबीआई की ओर से हैं, ये हैं राजीव रंजन। तीसरे हैं आसिमा गोयल और इसके शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। ये लोग जो हैं एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक रिसर्च और मैनेजमेंट, अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं। अब देखिए साथियों, क्योंकि हम इकोनॉमी में या मॉनेटरी पॉलिसी में जब भी चीजें बार बार पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है आरबीआई एक्ट 1934 से ये कहा गया, आरबीआई एक्ट 1934 में ये कहा गया। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि क्यों ना आरबीआई एक्ट एक बार में अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं, है ना? ज्यादातर चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी अगर आपको आरबीआई एक्ट अच्छे से पता है तो। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, यह अधिनियम क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इत्यादि को समझने के लिए हमारे पास है रिजर्व बैंक अधिनियम 19। ये एक विधायी अधिनियम है ना? ये एक विधायी अधिनियम है जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। ठीक है,
कंपनी अधिनियम के साथ, अब जब गठन किया गया था तब की हम बात कर रहे हैं, तब 1934 कंपनी अधिनियम के साथ यह अधिनियम यानी कि आरबीआई एक्ट 1934, जिसे 1936 में संशोधित किया गया था। 1936 में इन दोनों एक्ट को, कंपनी एक्ट को और आरबीआई एक्ट 1934 को संशोधित किया गया था। भारत में बैंकिंग फर्मों में के पर्यवेक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान किया था इसने, कि भारत में बैंक कैसे ऑपरेट करेंगे। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 और कंपनी एक्ट जो उस समय का था 1934 के समय में, उसको 1936 में अमेंड किया गया था। इसलिए कि भारत में जो बैंकिंग संस्थान है, जो बैंकिंग फर्में हैं, वो किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, ये निर्धारित करने के लिए हमारे पास आज अवसर है कि इसके आधार पर हम आज पढ़ें आरबीआई एक्ट 1934। आज हम सिर्फ आरबीआई एक्ट 1934 पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट की बातें आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ आरबीआई एक्ट 1934। चलिए, आरबीआई एक्ट 1934 में अनुसूचित बैंक की परिभाषा शामिल है। अब आपको हर एक पॉइंट में कोई ना कोई प्री का आंसर होगा। जो लोग ये एग्जाम 1-2 साल से दे रहे हैं, या जिन लोगों ने यूपीएससी के पेपर्स, स्टेट बैंक, स्टेट एग्जाम्स के पेपर्स, यस एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के पेपर्स आप में से जो बार बार देख रहा है, उसको पता होगा कि ये पॉइंट कितनी जल्दी जल्दी आपके एग्जाम में आए हैं। जैसे अनुसूचित बैंकों की परिभाषा कहाँ पे है, शेड्यूल्ड बैंकों की परिभाषा कहाँ पे है। तो आपके सामने प्रश्न होना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। शेड्यूल्ड बैंक वो होता है जो आरबीआई के शेड्यूल में, जिसका नाम अंकित है। शेड्यूल्ड बैंक का बस इतना सा मतलब है। तो उसकी परिभाषा रिजर्व बैंक में अधिनियम 1934 में है। और ये कौन से शेड्यूल में होते हैं, दूसरे शेड्यूल में। मतलब ये कि इन बैंकों की लिस्टिंग दूसरे शेड्यूल में उल्लेख की गई है। उस समय इनकी पूंजी कितनी होनी चाहिए थी, प्रदत्त पूंजी 5 लाख। जो उनकी आरक्षित निधि थी वो 5 लाख थे शेड्यूल्ड बैंक कहलाने के लिए। आरबीआई एक्ट में कई खंड हैं, लेकिन सबसे विवादास्पद धारा 7 है। अब आप में से जो भी इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, उनको ये सेक्शन 7 के बारे में निश्चित बार बार दिखाई देता होगा कि सेक्शन 7 क्यों विवाद का विषय है। ये आरबीआई की ऑटोनॉमी से संबंधित है। आरबीआई ऑटोनॉमस संस्था है ऐसा मैंने नहीं कहा, आरबीआई इंडिपेंडेंट संस्था है ऐसा मैंने नहीं कहा। क्या आरबीआई ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट संस्थान है भी, उसको, उससे संबंधित जो आंसर है, वो आंसर कहां से आता है, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट। हालांकि इस खंड का उपयोग केवल एक बार केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह आरबीआई की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी और आरबीआई की, हाँ, स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब ये कि आरबीआई एक ऑटोनॉमस संस्थान नहीं है। यह हमको सेक्शन 7 से पता चलता है। सेक्शन 7 में कहा गया है कि केंद्र सरकार आरबीआई के कामकाज से संबंधित कानून बना सकती है और आरबीआई एक स्वायत्त निकाय नहीं है। मतलब कि आरबीआई किस तरह फंक्शन करेगी, ये इसके संबंधित कानून केंद्र सरकार बना सकती है और आरबीआई एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये बात आप याद कर लीजिए, तो आपके प्री के कई पॉइंट यहां से बढ़ जाएंगे। अधिनियम की धारा 17, अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया था, हाँ, ये लिखा हुआ है कि केवल एक बार केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया। कब? अगर आप में से कोई भी पर्सन कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएगा कब, तो ये उसके लिए रिमार्केबल होगा। अन्यथा कब, ये हम अगली क्लास में आपको जरूर बताएंगे। एक काम करते हैं, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं। इन 10 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कब का यूज हुआ है। डन? अगर डन तो देखिए, नहीं डन तो भी देखिए। मामला था 2018 का। बात चल रही थी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन।
ये वाला मुद्दा था जो कि आरबीआई कुछ बैंकों के खिलाफ लेना चाहती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 7 का इस्तेमाल करके आरबीआई को उस काम में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यूज करने से रोका। 2018 की बात थी। उर्जित पटेल उस समय भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर, और इस मुद्दे पर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको एकदम बिल्कुल जान जाइए। अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट और आरबीआई कई बार टसल में आ जाते हैं, आमने सामने, एक दूसरे की नहीं समझ में आती तब, है ना। अब ज्यादा पावर सरकार के पास है, इसलिए गवर्नर को इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। हालांकि गवर्नर के लिए इस्तीफा देना बाध्यकारी नहीं है। ये इस्तीफा उससे सरकार तो ले सकती है, लेकिन गवर्नर अपनी तरफ से इस्तीफा दे, ये उसके लिए बाध्यकारी नहीं। ठीक है, मामला था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का 2018 में, जब आरबीआई से यूज करना चाहती थी कुछ बैंकों के खिलाफ, सरकार नहीं यूज होने देना चाहती थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने सेक्शन 7 का इस्तेमाल किया कि आरबीआई एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है नहीं, तो ऐसे मामले में आरबीआई कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, उसे सरकार के सुझाव को मानना ही होगा। अधिनियम की धारा 17 केंद्र और राज्य सरकारों से बिना ब्याज जमा स्वीकार कर सकती। अधिनियम 17 ये कहता है कि, अब देखिए इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर का काम करता है ना। हालांकि ये चीजें हम आगे भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आपने आरबीआई एक्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपके ज्यादातर पॉइंट तो यही क्लियर हो जाते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आरबीआई एक बैंकर का काम करता है। वो हमको कैसे पता चलता है, यहाँ पे सेक्शन 17 ये कहता है केंद्र और राज्य सरकारों से बिना ब्याज के जमा स्वीकार कर सकता है। मतलब ये कि केंद्र और राज्य सरकार का पैसा अगर आरबीआई में जमा होता है तो आरबीआई उसके लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, कोई ब्याज अदा नहीं करेगा। आगे, यह वाणिज्यिक बैंकों से विनिमय के बिल खरीद सकता है, उनको भुना सकता है, बैंकों से विदेशी मुद्रा खरीद सकता है ना। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक के पास कोई फॉरेन करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट है, तो वो पैसा आरबीआई स्टेट बैंक से खरीद सकता है फॉरेन करेंसी, उन्हें बेच सकता है। ये सारी पावर आरबीआई कहां से मिल रही है? आरबीआई एक्ट 1934 से। ये सारी स्टेचुरी पावर है, वैधानिक ताकतें हैं, है ना। यह राज्य और बैंकों और राज्य वित्तीय निगम, जो स्टेट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको लोन दे सकता है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों को एडवांस प्रदान कर सकता है। अब देखिए इसी पॉइंट से आप समझ में आ गया कि वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट अच्छे से देख लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों को अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए आरबीआई से पैसा चाहिए, तो आरबीआई उनको ये एडवांस दे सकता है कि नहीं। शर्तें सरकारें और आरबीआई मिलकर डिसाइड कर सकती हैं कि किन शर्तों पर आरबीआई केंद्र और राज्य को उनके खर्चे के लिए पैसा दे सकता है। एडवांस, एडवांस क्या होता है फिर? एडवांस का मतलब ये होता है कि आरबीआई ने तथाकथित राज्य सरकार या केंद्र की सरकार को पैसा दिया, उसके बदले में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा, कागजी पत्र, ठीक है, जो असाइंड करता है कि हाँ एक्सवाइजेड गवर्नमेंट आरबीआई को ये पैसा पुनर्वापस करने के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन आरबीआई इसके लिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। ये है एडवांसेस का यहाँ पे कहानी। लेकिन जब हम वेज एंड मींस एडवांसेस की बात करते हैं तो इसमें रेपो रेट के बराबर चार्ज करता है। डब्ल्यूएमए में रेपो रेट के बराबर आरबीआई चार्ज करता है सरकारों से। ठीक है, हाँ, लेकिन आरबीआई ये एडवांस बिना किसी इंटरेस्ट की सरकारों को दे सकता है, ये उसके पास पावर है। यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है। अब देखिए सेक्शन 17 में कितनी चीजें हैं, आपके कई सारे प्रीलिम के क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएंगे। इस सेक्शन 17 में कहा गया है कि यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है, बेच सकता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स, रेपो, रिवर्स रेपो में सौदा कर सकता है, जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कहते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट इज अबाउट रेपो रेट एंड रिवर्स रेट। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट तो आपके सिर्फ एक ही पॉइंट से निकल आए, सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई एक्ट की
भूलना नहीं, आरबीआई एक्ट की धारा 19, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 18 में बैंकों को आपातकालीन ऋण से इसको आप एमएसएफ कह सकते हैं क्या? कि जो बैंक की लिक्विडिटी एकदम ड्राई हो जाती है तब वो आरबीआई से पैसा मांग सकता है, या इसको हम सैद्धांतिक तौर पे कह सकते हैं क्या कि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, मतलब ये कि बैंकों को जब कोई पैसा नहीं देगा तब आरबीआई देगा, और इस सिद्धांत को कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। मतलब ये कि बैंकों की जब सारी आशाएं खत्म हो जाएं, उनकी तरलता खत्म हो रही है, उनके पास पैसा नहीं है अपने बैंकिंग परिचालन के लिए, बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, उस समय बैंक आरबीआई से आशा लगा के रख सकते हैं, और अंतिम आशा के तौर पर, लास्ट होप के आधार पर आरबीआई उनको पैसा देती है, और वो मैकेनिज्म कहलाता है मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हम एमएसएफ आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 21 में कहा गया है कि आरबीआई को केंद्र सरकार के लिए बैंकिंग मामलों का संचालन करना, केंद्र सरकार के लिए बैंकिंग मामलों का संचालन करना, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना। अब देखिए, फिर हम यहीं पे वापस आते हैं, आरबीआई की जो ड्यूटी है एज अ पब्लिक डेप्ट मैनेजर का, पब्लिक डेप्ट मैनेजर, पब्लिक डेप्ट मैनेजर के तौर पर आरबीआई केंद्र सरकार के उधारों का पूरा प्रबंधन करती है। वो रखती है अपने पास कि कितना उधार जो है आरबीआई के पास, भारत सरकार के पास है, कितना उधार उसे पे करना है, कितना ब्याज उसे पे करना है, कितना मूलधन पे करना है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड आरबीआई रखती है भारत सरकार के आधार पर, भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। इसके अलावा भारत सरकार को कहाँ पे कब कितना उधार लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इत्यादि फैसले भी स्वयं आरबीआई करती है। उन फैसलों को सरकार को सुझाव के तौर पर देती है, वो सुझाव सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। प्री और मेंस में इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए अगर आप चीजों को लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आप उच्च स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। धारा 22 में कहा गया है कि केवल आरबीआई के पास, ध्यान दीजिए, अच्छा, इस पॉइंट से सेक्शन 21 से आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि आरबीआई इज द बैंकर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, आरबीआई इज द बैंकर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, धारा 22 में कहा गया है कि केवल आरबीआई के पास भारत सरकार में करेंसी नोट जारी करने का विशेषाधिकार है। आपको पता है आपके पास जो करेंसी का नोट होता है, 1 रुपए और सिक्के छोड़कर, सिक्के 50 पैसे, 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के, 20 रुपए के सिक्के छोड़कर, नोट 1 रुपए का जो आपने देखा होगा उसको छोड़कर बाकी के सारे नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। और आरबीआई अकेली एकमात्र संस्था होगी जिसके पास ये पावर होगा। मतलब ये कि इस एक्ट के अनुसार भारत में कोई दूसरा प्राधिकरण नहीं हो सकता जो कि करेंसी पब्लिक प्रिंट कर सके, नोटों का मुद्रण कर सके। ऐसा पावर केवल किसके पास है? आरबीआई के। धारा 24 में कहा गया है कि एक नोट का अधिकतम मूल्य 10,000 हो सकता है। आपने कितने तक के नोट देखे? 10 के सबने देखे, 50 के देखे, 100 के देखे, 200 के देखे। जो थोड़ा अमीर है उन्होंने 500 का देखा, जो ज्यादा अमीर है उन्होंने 2000 का भी देखा। लेकिन आपको पता है कि भारत सरकार आरबीआई से कह सकता है कि आप 10,000 का, 5,000 का नोट छापो, क्योंकि हमारे देश में अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट हो सकता है। धारा 26, भारतीय बैंक नोटों के वैध मुद्रा चरित्र, धारा 26 से कहता है कि ऐसे नोट जो आरबीआई ये प्रिंट करता है वो सब लीगल टेंडर होंगे। हमने पीछे के सेक्शन में पढ़ा कि लीगल टेंडर होने का मतलब ये है कि उन नोटों को परिचालन में कोई मना नहीं कर सकता है, उनकी वैधानिकता को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो वैध नोट होंगे।
उनको उन नोटों में जो अंक प्रस्तुत है कि ये 50 रुपए का है, ये 100 रुपए का है, जैसा मैंने आपको नोट में दिखाया भी था कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो जो 10 रुपए है या 100 रुपए या 50 रुपए या 500 रुपए, वो वैलिड अमाउंट है। वैलिड अमाउंट कहने का मतलब है कि बाजार में आप उस अमाउंट से, उस अमाउंट के बदले में उतने मूल्य का सामान खरीदेंगे और सामान देने वाला आपको उस नोट के को स्वीकार करने के लिए मना नहीं कर सकता है। ठीक है। धारा 28 आरबीआई को क्षतिग्रस्त और अपूर्ण नोटों के आदान प्रदान संबंधित नियम बनाता है। अब आप नोट अपने पास रखते हैं, इस नोट में थोड़ा सा कॉटन थोड़ा सा पेपर मिक्स होता है, ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि नोट फट जाए, कट जाए, है ना। उनके नंबर का मिलान करके, जो ऊपर और नीचे दो नंबर लिखे होते हैं, उनके नंबर्स का मिलान करके ये नोट आप आरबीआई को दे सकते हैं और आरबीआई आपको उसके अगेंस्ट में उसी मुद्रण का नया नोट जारी करेगी। आरबीआई को ये पावर कहां से है? आरबीआई एक्ट 1934 से। कौन सी धारा है? धारा 26, सॉरी धारा 28। धारा 28 में आरबीआई को ये पावर मिलती है। धारा 31 में कहा गया है कि भारत में केवल आरबीआई या केंद्र सरकार ही प्रॉमिसरी नोट जारी कर सकता है और स्वीकार कर सकता है। अब ये प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा। तब हमने ये पढ़ा कि भारत में सरकार और बैंकें ही प्रॉमिसरी नोट जारी करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर प्रॉमिसरी नोट जारी करने और स्वीकार करने का अधिकार रखती है। प्रॉमिसरी नोट मैंने आपको एक दिखाया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ रंगून के लिए प्रॉमिसरी नोट जारी किया था, जिसका मूल्य 20,000 रुपए था। तारीख थी 16 दिसंबर 1936। ठीक है। तो 1926, 26, यस। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि प्रॉमिसरी नोट का इतिहास कितना पुराना है ना। और यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न आया, ये प्रश्न आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रॉमिसरी नोट, बार बार देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप देखेंगे तो प्रॉमिसरी नोट या इस प्रकार की जो दूसरे अन्य मॉनेटरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बार हर साल एक दो करके यूपीएससी प्रीलिम में आता ही है। अगर आप पेपर देखते हैं तो आपको पता होगा। ऐसी स्थिति में प्रॉमिसरी नोट जारी कौन कर सकता है? सरकार और आरबीआई। ऐसा आरबीआई एक्ट 1934 के। लेकिन आपके पास एक दूसरा एक्ट है जो ये बैंकों को परमिशन देता है कि हाँ, बैंकें भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट जारी कर सकते हैं। तो उनको ये पावर कहां से मिलती है? ऐसा उनको इसलिए पावर मिलती है कि ये पावर उनको डेलीगेट करती है कौन? आरबीआई। डन? आई थिंक डन। धारा 31 में ही ये कहा गया है कि चेक जो मांग पर देय होते हैं, किसी के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। किसी के द्वारा मतलब किसी जिसके अकाउंट में उतना अमाउंट है, उतना पैसा है, वो चेक इशू कर सकता है। ठीक है। तो ये भी कहां कहा गया है? सेक्शन 31 में। सेक्शन 42(1), इसको ध्यान से देखिए। सेक्शन 42 का 1 कहता है कि हर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, आरबीआई के शेड्यूल में जिनका नाम लिखित है उनको हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। हर अनुसूचित बैंक का आरबीआई के पास औसत दैनिक बैलेंस होता है। ठीक है। वो भारत कितना जमा आ रहा है, इन चीजों को बोलते हैं। और जो डेली जमा राशियां होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड का मतलब होता है कि आज डिमांड डिपॉजिट में मान लीजिए 100 रुपए जमा हुआ, 100 रुपए जमा हुआ डिमांड डिपॉजिट में। अब डिमांड अकाउंट के डिमांड डिपॉजिट वाले खाते क्या है, ये हमने पिछले सेक्शन में पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर में। आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप पहले उनको जाइए और पढ़िए। अगर आप यूपीएससी में उच्चतम अंक स्कोर करना चाहते हैं तो स्टेप टू स्टेप पढ़ने का एक अलग ही फायदा होता है। हमने लिस्ट बना दिया है, यूट्यूब में आपको निर्माण के चैनल पे ये लिस्ट मिल जाएगी और उसमें से आप इकोनॉमी के एक एक लेक्चर को प्रॉपरली कान में हेडफोन लगाकर नोट्स बनाते हुए तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे और चैप्टर टू चैप्टर चीज़ों को कवर नहीं करोगे तो आपका एक दो महीना नहीं, सीधे एक साल खराब होता है। कुछ एक नंबर से प्रीलिम मिस हो जाता है या कुछ एक नंबर से मेंस मिस हो जाता है तो तकलीफ बहुत होती है। ऐसा अनुभव आपके सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा किया है। अगर आप इन अनुभवों से बचना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से फॉलो करिए। एक हेडफोन लगाइए कान में और 1 से 2 लेक्चर, 3 लेक्चर रोज के रोज आप एक बार, दो बार कम से कम देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। हमने टैगिंग की सुविधा प्रदान करी है। टैगिंग के माध्यम से
आप रिवीजन के समय पूरा वीडियो देखने के लिए बाध्य नहीं होते। टैगिंग में जो पॉइंट, जो टॉपिक, जो सब हेडिंग, जो उप हेडिंग्स आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं, वो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का हो सकता है। आप उसमें क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपको प्रॉपर्ली आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। आप उसको उसी समय समझ सकते हैं। आप पूरे घंटे भर का वीडियो देखने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो टैगिंग का फ़ायदा उठाइए, चीज़ों को तेज़ी से रिवाइज़ करिए, इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम टाइम में उनको रिवाइज़ करिए और अपने 20-25 जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमी में आते हैं प्रीलिम में, उनको पूरा का पूरा ठीक करिए। मेंस के टाइम में हम टॉपिक को और रिफाइन कर देंगे, उस सिलेक्टेड एरिया को और अच्छे से कवर कर देंगे। तो मेंस में आपकी जीएस 3 के सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। तो जीएस 3 में मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग 150 से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले स्कोर कर सकें, ठीक है? जो कि आप लोगों के लिए अभी एक दिवा स्वप्न के समान है। चलिए, अब देखते हैं। धारा 42 कहती है कि हर अनुसूचित बैंक का आरबीआई के पास दैनिक बैलेंस होना चाहिए, जिसमें मैंने आपके सामने बताया कि अगर डिमांड डिपॉजिट्स में किसी बैंक के पास ₹100 आता है और उसमें से ₹50 मान लीजिए उसी दिन निकाल लिया जाता है, ठीक है? तो नेट डिमांड की डिपॉजिट कितना है? ₹50। इसे हम नेट डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। उसी तरह टाइम डिपॉजिट यानी कि रिकरेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के जितने होते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि आरबीआई के पास, सॉरी, बैंक के पास मान लेते हैं ₹500 जमा हुआ। 200 और एफडी जब मैच्योर होती हैं, रिकरेंट अकाउंट जब मैच्योर होते हैं, वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं उसमें रोज़ ₹200 निकाला जाता है, ₹300 बचता है। तो जो हमारा टाइम लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं? ₹300। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ कितनी हो जाएँगी? ₹300 और ₹50 जो हमारा पीछे आया था, सब मिला के ₹350 हो जाएगा। तो एनडीटीएल इसी को हम बोलते हैं। तो एनडीटीएल की अवधारणा कहाँ से आती है? आरबीआई एक्ट 42 से। आरबीआई एक्ट 1934 से इसका सेक्शन 42 का 1 है कि एनडीटीएल की का कॉन्सेप्ट लेके आता है। ठीक है? अब हमने इतना कवर कर लिया मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई एक्ट में। अब हमको स्टैट्यूटरी बेसिस पता चल गया। अब हमारे पास एक साधन है कि इन चीज़ों को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें सो दैट कि हमारे जो पॉइंट कहीं-कहीं गलत हो सकते हैं, वो गलत ना हो। अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का ये फ्रेमवर्क फिर से आता है। साथियों, एक बार मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करा दूँ, इसके पहले हमने क्या-क्या कर लिया है। इसके पहले हमने ये कर लिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के लक्ष्य क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के प्रति आरबीआई की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता कौन है, भारत सरकार करती है, पॉलिसी रेट डिसाइड कौन कर सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अलावा आरबीआई का इसमें क्या योगदान होता है वो हमने बताया। सीआरआर, एसएलआर कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। पॉलिसी रेट डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या वो आरबीआई पे बाध्यकारी होता है? उत्तर है हाँ। ये सारी चीजें हमने कर ली है। इसके अतिरिक्त हमने कर लिया है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में हमने समझा कि वो स्टेचुटरी बेसिस कौन कौन से हैं, जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पर आरबीआई को जाना जाता है। उनकी जब लिक्विडिटी पूरी तरह ड्राई हो जाती है, यानी कि एमएसएफ जारी करने का जो पावर है वो आरबीआई के पास है। कहाँ से पता चलता है? आरबीआई एक्ट 1934 से पता चलता है। इसके अलावा हमको 1934 एक्ट से ये भी पता चलता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए बैंकर के तौर पे कौन काम करता है? आरबीआई करती है। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को एडवांसेस देने का प्रोविजन कहाँ पे है? आरबीआई एक्ट 1934 पर है। आरबीआई एक्ट 1934 पर यह भी है कि कैसे एनडीटीएल के माध्यम से जो बैंकों का नित्य प्रतिदिन डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं, उसको आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है, ये चीजें हमने इसमें देख ली हैं। ठीक है? अब हमारे पास जो विकल्प है उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फाइनेंशियल पॉलिसी क्या। ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? साथियों, भारत में पैसे का प्रसार किस तरह रहे, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की पावर आरबीआई के पास है और फाइनेंशियल पॉलिसी की पावर किसके पास है? सरकारों के पास। जब हम सरकारों कहते हैं तो यहाँ पे दोनों तरह की सरकार आ जाते हैं, यूनियन और स्टेट। यूनियन और स्टेट, ठीक है? यूनियन मतलब भारत, स्टेट मतलब राज्य। मॉनेटरी पॉलिसी सेट किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई।
फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा सेट किया जाता है? गवर्नमेंट, सरकारों के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। ये क्या क्या सेट करता है? इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को हम मॉनेटरी पॉलिसी के लक्ष्य के तौर पर देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मोर्टगेज बारोइंग, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के लक्ष्य हैं कि बारोइंग यानी कि उधार कैसे कितना लिया जाता है। मोर्टगेज मतलब ये कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन देना है तो अपने घर को आप मोर्टगेज के तौर पर आरबीआई के पास घर के कागज जमा करते हो, सॉरी बैंकों के पास आप घर के कागज जमा करते हो, तो वो मोर्टगेजिंग होता है। आपके पास सोना है, आप सोना को मोर्टगेज के तौर पे बैंकों को दे सकते हैं और उसके सामने आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए की टूल्स क्या है? की टूल्स ये हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं। इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट, रेपो रेट, वो सारी चीजें वही होती हैं। तो पॉलिसी रेट के माध्यम से आरबीआई इन चीजों को रेगुलेट कर सकती है। चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है? सीआरआर, एसएलआर, इसके माध्यम से आरबीआई रिजर्व रिक्वायरमेंट को चेंज करके मनी फ्लो को अपने आप में रेगुलेट करती है। हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, किसको? रेपो और रिवर्स रेपो को। और सीआरआर एसएलआर को क्या बोलते हैं? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद या बेच करती है ना। ऑपरेशन ट्विस्ट याद है? नहीं याद है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताए, जिसको नहीं पता ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है वो हमको फोन करके पता कर सकता है या आके मिल सकता है निर्माण आईएएस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। जैसे अभी तक हमने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है या राज्य की सरकारें डिसाइड, अब फिस्कल पॉलिसी उनकी क्या होगी। ये किस बात को क्या निर्धारित करता है कि सरकारों की स्पेंडिंग कितनी होगी और टैक्स रेट्स कितने होंगे। टैक्स वो जरिया है जिसके माध्यम से आपसे एक निश्चित मुद्रा, निश्चित मनी, निश्चित धन सरकारें प्राप्त करती हैं। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और कई मामलों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे टैक्स लेता है, जैसे ऑक्ट्रॉय, हाउसिंग टैक्स और तमाम इत्यादि छोटे छोटे टैक्सेशन हैं जो कि आपसे म्यूनिसिपल बॉडी लेती है ना। इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से टारगेट सेट करती है हर साल, और बजट अपने आप में एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकारें आपसे टैक्स के माध्यम से पैसा लेती हैं। सरकार किसी भी टाइम में किसी एग्जिस्टिंग टैक्स को बढ़ा नहीं सकती, वो कानूनी रूप से अवैध होगा, है ना। उसके लिए सरकार दूसरा जरिया उपाय कर सकते हैं, एक नया टैक्स लेके आए और पुराने टैक्स को वो चाहे तो खत्म कर दे। इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट, कितना बजट डेफिसिट सरकार मेंटेन कर सकती है, उसके क्या इफेक्ट होंगे इत्यादि, वो सरकार को मेंटेन करना होता है, सरकार को मैनेज करना होता है। सरकार के पास टूल्स क्या क्या हैं? टैक्सेस के माध्यम से पैसा इकट्ठा करो और गवर्नमेंट खर्चे के माध्यम से पैसे को खर्च। ठीक है, तो ये अपने आप में सरकार के पास टूल्स होते हैं। आगे बढ़े, आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और हम आगे बढ़ेंगे इसके आधार पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के घटक हैं? क्वेश्चन आया 2015 में, आपके सामने प्रश्न है। तो आपने पीछे ये देख लिया कि जो बैंक रेट है, सॉरी अभी हम बैंक रेट तक नहीं पहुंचे, जो पब्लिक डेप्ट है और सार्वजनिक पब्लिक रेवेन्यू है, ये बजट के कंपोनेंट होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने इससे अभी थोड़ा सा देखा है ना। बैंक रेट, किस तरह से लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए बैंक रेट जैसा प्रोविजन होता है, वो सारी चीजें हमने अभी देख लिया। तो इसके आधार पर हमको पता है ये तो दोनों काम किसके होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट नहीं हो सकते। ठीक है, इनको हटाइए, 3 गायब, 4 गायब, 4 गायब, 3 गायब। दो सही है क्या? ओएमओ मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है? हाँ है, मतलब ये सही है और ये सही है, मतलब ये सही होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा जल्दी से अच्छे से डिटेल से समझते हैं।
क्वांटिटेटिव ईजिंग ये क्या होता है? देखिए साथियों, क्वांटिटेटिव ईजिंग वो मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से आरबीआई एक सस्ती मनी पॉलिसी लेके आता है। इसको चीप या सस्ती मनी पॉलिसी भी कहते हैं। सस्ती मुद्रा नीति, ठीक है। इसमें क्या आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई के पास जो भी टूल्स होते हैं, जैसे हम एक पॉलिसी रेट को अभी सामने लेके चलते हैं। पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट। रेपो रेट, तो आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी, तो जो पैसा है वो आरबीआई से बैंकों की तरफ मूव करने लगेगा। बैंकों की तरफ मूव करने का मतलब है कि हम जनता जब चाहेंगे आरबीआई बैंकों के पास जाएंगे और पैसा आसानी से प्राप्त करेंगे। हमको कम लेंडिंग रेट पे आराम से लोन मिल जाएगा, ठीक है, और हम उसे आराम से इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने खर्च कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, है ना। इसके प्रभाव क्या होंगे? अब जनता के पास ज्यादा पैसा खर्च रहेगा, ज्यादा पैसा होगा, तो जनता ज्यादा पैसे को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में खर्च करेगी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में एक्सपेंडिचर बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर को पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाता है, तो जिससे इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग में। और इसके अलावा क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बढ़ सकता है लिखना चाहिए। और जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो आरबीआई मजबूर होती है क्वांटिटेटिव ईजिंग को रोकने के लिए, और इसके बाद आरबीआई लेके आती है टाइट मनी पॉलिसी, जिसको हॉकिस मनी पॉलिसी भी कहते हैं। देखेंगे हम सारी चीजें, है ना। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ सेंट्रल बैंक्स करेक्टिव मेजर टू इंड्यूस मनी इन स्लोइंग इकोनॉमी बाय लार्ज बाइंग, मतलब ये कि जब इकोनॉमी स्लो हो रही होती है तो जो के देश का केंद्रीय बैंक है वो मनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का मेजर अपना लेता है। इसमें पैसे का मूवमेंट क्या होता है? जो मार्केट में सिक्योरिटीज होती हैं वो किसके पास आ जाते हैं? आरबीआई के पास। और जो न्यू न्यू मनी है वो कहाँ आती है? मार्केट के पास। बस ये बात हमको ध्यान देना है कि पैसा ओपन मार्केट में आता है, सिक्योरिटीज बैंक की तरफ आती है, आरबीआई की तरफ आती है। मार्केट, बैंक, पब्लिक, यहाँ पे सारे वर्ड एक ही चीज को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमने समझ लिया कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होता है, कैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, ये भी हमने समझ लिया। कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है अपनी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लिक्विडिटी कैसे बढ़ जाती है, मतलब जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बैंक मुद्रा ज्यादा तरल होगी, उसका मूवमेंट ज्यादा इजी होगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? क्योंकि डिमांड ज्यादा रहेगी, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बाध्य होंगे, है ना। प्रमोट कैपिटल मार्केट ऑपरेशन, कैसे कैपिटल मार्केट ऑपरेशन? बिकॉज जब प्रोडक्शन बूस्ट होता है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होता है? कैपिटल मार्केट में होता है ना, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। तो जिसके माध्यम से कैपिटल मार्केट में बूस्ट आता है। बूस्ट इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, जब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप में ज्यादा बूस्ट होगा। स्टेबलाइज कमोडिटी प्राइसेस, अब देखिए देखिए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप तेज होती है तो लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है, लोग ज्यादा उसको प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट में। ऐसे टाइम में कमोडिटी इन्वेस्टमेंट, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होते हैं। कैसे स्टेबलाइज होते हैं? लोग गोल्ड सिल्वर इत्यादि के तौर पर आकर्षित नहीं होते हैं, तो लोग गोल्ड सिल्वर इत्यादि के तौर पर की ओर आकर्षित नहीं होंगे और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पैसा लगाएंगे, तो और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट होगी, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादातर लोग जो है कमोडिटीज से दूर रहेंगे, ठीक है। समझ लिया आपने क्वांटिटेटिव ईजिंग? बात अधूरी है जब तक आपने ये नहीं समझा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग से किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्क क्या आते हैं। ये तो हमने थ्योरेटिकल चीजें समझ ली, थोड़ा सा अप्लाइड नेचर समझ लिया। अब अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग हो और बॉन्ड की प्राइस में क्या फर्क है, जब तक आपने ये नहीं समझा ना तब तक बात अधूरी है।
तो ऐसी कंडीशन पे हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का बॉन्ड के प्राइसेस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसको विस्तारवादी मौद्रिक नीति भी कहते हैं, ठीक है, विस्तारवादी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, नरम रुख भी कहते हैं। लिखा है नरम रुख रखने पर आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रमुख ब्याज दरों को घटाता है। कैसे? रेपो को कम करके, पॉलिसी रेट को कम करके। इससे अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। जैसे हमने बताया, नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। जब आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है तो यह रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक दर आदि नीतिगत दरों को कम करता है। देखो, अब आप ये कहोगे कि आपने तो अभी तक सिर्फ रेपो 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 पॉलिसी रेट की बात करी, यहाँ पर तो इतने सारे नाम लिखे हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करती है, बाकी के सारे दर रेपो रेट से संलग्न होते हैं। मान लीजिए ये कहा गया कि पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, तो उसके आधार पर अपने आप एमएसएफ, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाते हैं। जब कहा जाए कि पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट घटाया गया, तो उसी के अनुरूप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ दरें अपने आप घट जाती हैं। तो बात यह आती है कि आपस में ये अपने आप में समस्या क्या है, रेपो और एमएसएफ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम आगे के लेक्चर में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है, निहितार्थ क्या क्या निकल रहे हैं। देखिए, जब रेपो रेट आरबीआई बढ़ाती या घटाती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हम चूंकि पढ़ रहे हैं विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो जब रेपो रेट कम होगा तो बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों को जमा पे कम ब्याज मिलेगा। अब आपको पता है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के यील्ड में उल्टा रिश्ता है। जब बैंक रेट कम हो तो लोग आकर्षित होते हैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बॉन्ड यील्ड अपने आप में बढ़ जाती है। इसलिए लिखा है बॉन्ड यील्ड में वृद्धि। अब जो लोग पहली बार लेक्चर देखेंगे वो लोग कहेंगे कि आपने तो अच्छा रटा दिया कि बैंक रेट का रेपो बॉन्ड यील्ड से उल्टा रिलेशन है। जी नहीं, हमने बॉन्ड का यील्ड पे पूरा एक सेक्शन कर रखा है। आप जाइए लेक्चर 4 देखिए और देखिए कैसे बॉन्ड जो है कि प्रभावित, बॉन्ड के प्राइसेस कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे वो बढ़ते घटते हैं। ठीक है, घरेलू मुद्रा की मांग गिरती है। जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड घटेगी। डिमांड हमेशा उस चीज की ज्यादा होती है जिसकी जो चीज कम होती है। विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी। क्यों? विदेशी, घरेलू मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके और अपने पैसे को ज्यादा ग्रो किया जाए। विनिमय दर में कमी आएगी। मान लेते हैं किसी समय 1 रुपए बराबर $0.0125 है ना, तो इसमें कमी आएगी। कमी आएगी, देखो, अब मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी बढ़े तो यहाँ पे कमी आने का मतलब क्या है, यहाँ पे रुपए चीप होगा, इसका ये मतलब है। मतलब ये है कि इस समय ये जब हम 1 रुपए खर्च करते हैं और हमको 0.0125 डॉलर मिलता है, ये 0.0120 हो सकता है डॉलर। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। तो इसे हम बोलते हैं कि विनिमय दरों में कमी आएगी। अब विदेशी मुद्राओं की तुलना में, हाँ, घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, कम विनिमय दर के कारण निर्यात बढ़ता है, आयात घटता है। तो इतनी चीजें रिलेटेड हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ये कि मॉनेटरी पॉलिसी जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये देख लेते हैं। मतलब ये कि एक्सपेंशनरी का ठीक उल्टा, अभी आरबीआई ने पॉलिसी रेट घटाया, मतलब ये सारी दरें घटी। अब
वो पॉलिसी रेट बढ़ाएगा, तो यहाँ पे रेपो बढ़ेगा। और जब पॉलिसी रेट वो बढ़ाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सारे रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, ये सब क्या होंगे, ये ऊपर की जाए और जाएंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, ये बढ़ते हैं। तो उसे हम बोलते हैं संविदाकारी या संकुचनकारी या कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है, ये बोलते हैं। संकुचनकारी मौद्रिक नीति को प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि, हमने बताया ना सारे ब्याज दरें बढ़ा दी जाएंगे, जिससे बाजार में तरलता कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, मनी की सप्लाई घट जाती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कम बाजार तरलता आमतौर पर उत्पादन खपत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर कम बाजार, हाँ, कम बाजार तरलता, पुअर लिक्विडिटी, ये कब होता है, जब पॉलिसी रेट ज्यादा होता है, तब तरलता कम होती है। ऐसी कंडीशन पर जो खपत है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे, आरबीआई ने अडॉप्ट किया टाइट मनी पॉलिसी, टाइट या कॉन्ट्रैक्शनरी या हॉकिस या डियर, ये सारी एक ही शब्दावली है। टाइट मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिस मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, ये मैंने नाम आपको बार बार क्यों बताया, आपके एग्जाम में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ नाम बदल के यूपीएससी ने आपके साथ खेल दिया और आपको एक ही नाम पता था और आपने गलती करी। तो उस गलती से बचने के लिए हमारे पास विकल्प ये है कि हम इन चीजों को एक बार में जान लें। ऐसे में होगा क्या, जो मनी का मूवमेंट है वो टुवर्ड्स आरबीआई हो। मान लीजिए ये स्टेट बैंक है, ये पीएनबी है, ये आईसीआईसीआई है ना, तो पैसे का मूवमेंट इनके तरफ होगा। मतलब ये कि जो इनके पीछे जनता है ना, वो जो पब्लिक है इनके पीछे, ठीक है, जो पब्लिक है उनका पैसा बैंक की तरफ आएगा। ये आपको दिख रहा है ना अच्छे से, किस बैंक की तरफ, रिजर्व बैंक की तरफ। तो बाजार में पैसे कमी आ जाएगी, तरलता कमी आ जाएगी, तो चीजें सस्ती होना शुरू हो जाएगी। क्यों, लोगों के पास पैसा नहीं चीजें खरीदने के लिए। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, इसे बोलते हैं कम तरलता की स्थिति, पुअर कंडीशन ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं करोगे ना एग्जाम में, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर। कम बाजार तरलता उत्पादन और खपत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कैसे, जब लोगों के पास पैसा कम होगा, लोग खरीदेंगे कम, तो प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेगा, उत्पादक कम सामान बनाएगा, है ना, तो इकोनॉमी अपने आप में धीरे धीरे ठंडी पड़ती चलेगी। अब आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, विस्तारवादी मतलब एक्सपेंशनरी, है ना, या डोविस मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी अगर अडॉप्ट करता है, तो इनमें से वह निश्चित तौर पर निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। अगर विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी करती है तो क्या नहीं करेगा, पूछ रहा है। मतलब ये कि किससे विस्तारवादी पॉलिसी आएगी, वो ये जानना चाह रहा है। एक एक चेक कर लेते हैं। एसएलआर में कटौती तो विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब नहीं का उत्तर नहीं है। एसएलआर को कटौती विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है, विच मीन्स
कि वो उल्टा चेक करना चाहता है, व्हाट इज नॉट। ऐसी कंडीशन में ये तो नहीं। एमएसएफ दरों में बढ़ोतरी, अगर विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी करता है तो निम्नलिखित में क्या नहीं करेगा? यही नहीं करेगा, एमएसएफ में बढ़ोतरी तो नहीं करेगा, क्योंकि एमएसएफ, पॉलिसी रेट, रेपो रेट, इन सबकी दिशा हमेशा एक ही रहती है, एक बढ़ा तो सब बढ़े, एक घटा तो सब घटे। ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती, देखो कटौती करेगा तो विस्तारवादी नीति ही आएगी, है ना। तो क्या नहीं करेगा? उत्तर होगा केवल दो। ठीक है, बस ये नहीं करेगा, एमएसएफ की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, इन सारी दरों को कम ही करना एकमात्र विकल्प है। अगर आपने समझ लिया तो आगे बढ़े। अगेन एक्सपेंशन, ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसमें ज्यादा कुछ अब कहानी बची नहीं है कि एक्सपेंशन कैसे करता है। इंटरेस्ट रेट कम करेगा, डिपॉजिट कम डाउन हो जाएगा, सेविंग डिस्करेज हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, है ना। लेंडिंग रेट कम हो जाएगा, लोग ज्यादा घर बनाएंगे। लेंडिंग रेट कम हो जाने का मतलब कि दरें कम हो जाएंगी, मतलब सस्ते में लोन मिलेगा, इसका बस ये मतलब है इस पॉइंट का ना। ज्यादा लोग घर बनवाएंगे, ज्यादा घर बनेंगे तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, दैट्स इट। अब है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स हैं। साथियों, अभी तक हमने जितना कर लिया, इसके बाद इस सेक्शन को हम पार्ट 2 के लेक्चर में इसमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए शुक्रिया, और हम मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स आने वाले सेशन में जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।